चलिए आज हम लोग पृथ्वी का सौर्यक संबंध के बारे में कुछ जानते हैं। तो सूर्य ग्रहण क्या होता है यानी सोलर एक्लिप्स, इसके बारे में समझते हैं। जो देखिए, दिन के समय में जब कभी सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा के बीच में आ जाने के कारण पृथ्वी तक नहीं पहुंचती। सूर्य तब पूरी तरह स्पष्ट नहीं दिखता। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं यानी सोलर एक्लिप्स। अब देखिए, यहाँ सन है, ये अर्थ हो गया, और इसी के बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाती है यानी मून आ जाता है। अब देखते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होता है। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तब ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं यानी पार्शियल सोलर एक्लिप्स। अब पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ जब सूर्य कुछ देर के लिए नज़र नहीं आता है यानी चंद्रमा के कारण पूरा छिप जाता है, तो उसी को बोलते हैं सूर्य ग्रहण यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण, टोटल सोलर एक्लिप्स। तो इसको आप देख करके आप समझें। जो पार्शियल एक्लिप्स होता है उसको बोला जाता है पेनुम्ब्रा यानी आंशिक छाया होता है। अम्ब्रा हो गया यानी टोटल एक्लिप्स में पूरा ढक जाता है इसमें। अब हम लोग समझते हैं चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो लूनर एक्लिप्स, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो इस परिक्रमण गति के दौरान जब हमारी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती और चंद्रमा जो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता। इसी स्थिति को क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ सन हो गया और यहाँ मून हो गया, इसी के बीच में क्या आ जाता है, अर्थ आ जाता है यानी पृथ्वी। आंशिक चंद्र ग्रहण हो गया ये जब पूरा चंद्रमा ढकता नहीं है, आंशिक, और जब पूरा चंद्रमा ढक जाता है, दिखाई नहीं देता है, तब बोला जाता है पूर्ण चंद्र ग्रहण। इस प्रकार से आप इसको समझें। अब देखते हैं कि कभी कभी चंद्रमा जो है पृथ्वी के नीचे से गुजरता है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा का जो ऑर्बिट पथ है यानी कक्षा पथ हमेशा 5 डिग्री का अंतर रहता है। इसी कारण से हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण की स्थिति नहीं आती है। एक चीज़ हम लोग यहाँ जानेंगे, चंद्र ग्रहण कब और कितनी बार होती है। देखिए, जब कभी चंद्रमा पृथ्वी के उपछाया क्षेत्र से होकर गुजरती है तभी का जो है चंद्र ग्रहण लगता है, और ऐसी स्थिति एक वर्ष में अधिक से अधिक 3 बार आती है। इससे आप समझे क्या कि एक वर्ष में 3 बार ही चंद्र ग्रहण लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम लोग समझते हैं विषुव के बारे में। तो इक्विनॉक्स क्या होता है। देखिए, जब वर्ष का वह समय है जब सूर्य की किरण पृथ्वी का जो इक्वेटर यानी विषुवत रेखा है यानी मध्य रेखा यानी भूमध्य रेखा जो है उस पर लंबवत पड़ती है। इससे क्या होता है, पृथ्वी का पूरे भाग पर दिन और रात का जो समय जो होता है बराबर होता है। इसी को बोला जाता है इक्विनॉक्स स्टेट यानी विषुव स्थिति। तो 21 मार्च को जो होता है ये वसंत विषुव होता है, और 22 सितंबर को शरद विषुव होता है। और इन दिनों में क्या होता है, 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे का रात होता है। तो इस प्रकार से आप इसको शरद विषुव को भी समझे 22 दिसंबर को। अब हम लोग संक्रांति समझते हैं। संक्रांति क्या होता है ना। सॉल्स्टिस क्या होता है। देखिए, जब सूर्य के उत्तरायण व दक्षायन की जो सीमा को ही संक्रांति कहते हैं। तो संक्रांति भी 2 प्रकार यहाँ देखने को मिलता है। एक कर्क संक्रांति। देखिए, सूर्य जब 21 जून को कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री जो है उत्तर यानी कर्क रेखा पर लंबवत होता है,
तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा बड़ा जो होता है दिन होता है। इसी को क्या बोलते हैं? कर्क संक्रांति। और मकर संक्रांति समझते हैं जो 22 दिसंबर, यहाँ तो आप 21 जून को देख लिए कर्क संक्रांति, और 22 दिसंबर को मकर संक्रांति होता है। इस दिन सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत होता है और दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है, और इसी को क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति। इस प्रकार से आप समझें। अब हम लोग समझते हैं उपसौरिक स्थिति क्या होता है। देखिए, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर जो है एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करने के कारण 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है। इसी को बोला जाता है उपसौरिक स्थिति। और अपसौरिक स्थिति समझते हैं। अपसौरिक स्थिति देखिए, 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे अधिक बढ़ जाती है, और इसी स्थिति को क्या बोला जाता है? अपसौरिक स्थिति। इस प्रकार से आप इसको समझें। ये सितंबर का इक्विनॉक्स देखें, ठीक है। इस प्रकार से सीधे पड़ता है सनलाइट, दिन रात बराबर होती है। अब हम लोग विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, जिसको इक्वेटर कहते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, विषुवत रेखा जो है पृथ्वी के बीचों बीच होकर जाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है ना। इसको अक्षांश रेखा है, यानी जो उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव से बिल्कुल समान दूरी पर होती है। और विषुवत रेखा जो होता है 0 डिग्री की अक्षांश रेखा कहते हैं। तो विषुवत रेखा से, है ना, का जो है उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और विषुवत रेखा से दक्षिणी भाग को जो है दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इस प्रकार से आप समझें। आगे हम लोग समझते हैं 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, इधर जो है ये हो गया आपको उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री दक्षिण तक ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, और ये इक्वेटर हो गया जो 0 डिग्री पर रहता है। अब अक्षांश समझते हैं। तो अक्षांश देखिए, मानचित्र यानी नक्शे पर और ग्लोब पर भी, है ना, पश्चिम से पूरब की दिशा में जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है उसी को अक्षांश रेखा कहते हैं, और इसको डिग्री में दिखाया जाता है। इसके बाद अक्षांश रेखा के बारे में और कुछ जानेंगे। देखिए, विषुवत रेखा से उत्तर दिशा में बढ़ने वाली दूरी को उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और विषुवत रेखा से दक्षिण दिशा में बढ़ने वाले को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। और इस प्रकार से समझे। अब यहाँ हम लोग देशांतर को समझते हैं। देशांतर देखिए, मानचित्र अथवा ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण दिशा में जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है वो देशांतर रेखा कहलाती है, और ये अनपैरेलल होती है। अक्षांश रेखा एक दूसरे से पैरेलल यानी समांतर होती है, और देशांतर रेखा एक दूसरे से समांतर नहीं होती है। इस प्रकार से समझे। अब यहाँ देखिए, लाइन जो है ऑफ लैटिट्यूड, ये हो गया आपका यानी अक्षांश रेखा। विषुवत रेखा यानी इक्वेटर से 0 डिग्री से लेकर के यहाँ नॉर्थ पोल तक यानी उत्तरी ध्रुव तक जो है 90 इधर हो जाता है 90, और दक्षिणी ध्रुव इधर जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ये हो जाता है 90। तो यानी ये 180 हो गया। इसमें से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये लाइन नहीं है, एक बिंदु है यानी पोल है, इसलिए 180 में से 2 को यदि हटा देते हैं तो 179 अक्षांश रेखाएं हो गया। और एक अक्षांश रेखा से दूसरी अक्षांश रेखा के बीच का दूरी जो होता है 111 किलोमीटर होता है। अब हम लोग समझते हैं देशांतर रेखा के बारे में, लॉन्गिट्यूड के बारे में। ये देखिए, ये क्या हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव।
एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है और एक एक डिग्री पर एक देशांतर रेखा होता है। तो इस प्रकार से देशांतर रेखा की संख्या कितना हो गया, 360 डिग्री। और देशांतर रेखा जो होती है, सभी देशांतर रेखा जो है उसकी लंबाई समान होती है और इसकी बीच की दूरी इक्वेटर यानी विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा होता है, यानी 111 किलोमीटर है ना, 111.32 किलोमीटर होता है। फिर इक्वेटर विषुवत रेखा से ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल की तरफ बढ़ने पर इनकी बीच की दूरी घटते जाती है। इसको समझे, लेटीट्यूड जो होता है हॉरिजेंटल लाइन होता है, लॉन्गिट्यूड जो होता है वर्टिकल लाइन होता है। इस प्रकार से आप इसको समझे। अब ये फिगर देख करके भी आप समझ सकते हैं, ये जो है इक्वेटर लाइन है, यहाँ अर्थ का जो सेंटर है उसी सेंटर पर से एक एक डिग्री पर ये लाइन खींची हुई रहती है। तो इस प्रकार से आप समझें। अब जोन देखिए, दो अक्षांश रेखा के बीच की क्षेत्र को जोन कहते हैं और दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी जो होती है उसको गोरे कहते हैं। देशांतर, ये जो है देशांतर रेखा ने, ये जो इंग्लैंड से होकर जाती है प्राइम मेरिडियन है ना, ग्रीनविच, ये इसको दो भाग में अर्थ को कर देता है। इससे पूर्व वाली जो क्षेत्र है उसको पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, ये प्राइम मेरिडियन से इधर जो है पश्चिम वाले क्षेत्र है इसको बोला जाता है पश्चिमी गोलार्ध। इस प्रकार से आप देखें कि इक्वेटर विषुवत रेखा जो है ये दो भाग करता है अर्थ का। विषुवत रेखा से ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध, और ये प्राइम मेरिडियन जो होता है इसका पूर्व वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध, इसके पश्चिम वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। अब दिशा के बारे में जैसे समझिएगा, नॉर्थ पोल की तरफ उत्तर दिशा हो जाता है, साउथ पोल यानी साउथ दिशा हो गया, इधर क्या हो गया वेस्ट यानी पश्चिम हो गया, इधर ये पूर्व हो गया। इसको आप देख करके समझ सकते हैं। अब ये प्राइम मेरिडियन जो है इंग्लैंड के जो है ना से होकर गुजरता है, इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से। इस प्रकार से आप समझें। और ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होता है 180 डिग्री देशांतर है। ये आप वर्ल्ड मैप में यानी विश्व मानचित्र में देख सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं समय का जो निर्धारण होता है ये अक्षांश रेखा से होता है और ये डेट का जो यानी दिनांक का जो निर्धारण होता है ये 180 डिग्री देशांतर से होता है और समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर से ही होता है। इस प्रकार से आप समझे। देखिए, अर्थ जो है 24 घंटा में अपने रोटेशन यानी एक चक्कर अपने अक्ष पर लगाता है, तो इसको हम लोग जो है समझते हैं जैसे 24 हो गया, 24 घंटा, एक घंटा में 60 मिनट होता है, तो 24 घंटा में 1440 मिनट हो गया। 1440 मिनट में 360 डिग्री घुमा, यानी एक डिग्री को घूमने में 4 मिनट का समय लगा। इस प्रकार से समझे, यानी एक डिग्री जो होता है देशांतर पार करने में, प्रत्येक देशांतर यानी जो है पार करने में कितना 4 मिनट का समय लगता है। और पूरे समय जोन को 24 समय जोन में बांटा गया है। हर एक समय जोन जो होता है 15 डिग्री का होता है। इस प्रकार से आप समझे, एक समय जोन 15 डिग्री का होता है, यानी उसमें एक घंटा का समय लगता है एक टाइम जोन में। तो 24 घंटा में कितना हो गया, 24 समय जोन हो गया। अब हम लोग समझते हैं कटिबंध यानी जोन के बारे में। देखिए, इसको तापमान का क्षैतिज वितरण जो है ना विषुवत रेखा से
दूरी का विचार करते हुए पृथ्वी को 3 कटिबंध में बांटा गया है। एक हो जाता उष्ण कटिबंध, दूसरा हो जाता शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अब ये देखिए, ये लाइन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा, बीच में तो इक्वेटर होता ही है। तो ये दोनों के बीच को बोला जाता है टॉरिड जोन यानी उष्ण कटिबंध। अब इधर उत्तरी गोलार्ध में देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या आर्कटिक सर्कल यानी कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच को टेम्परेट जोन बोला जाता है यानी शीतोष्ण कटिबंध। इसी प्रकार से नीचे में भी आपको मकर रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच का जो क्षेत्र है इसको टेम्परेट जोन बोला जाता है यानी शीतोष्ण कटिबंध। और ये नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक सर्कल यानी आर्कटिक वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को शीत कटिबंध बोला जाता है। इसी प्रकार से नीचे ये साउथ पोल और अंटार्कटिका सर्कल यानी अंटार्कटिका वृत्त के क्षेत्र को फ्रिजिड जोन यानी शीत कटिबंध कहते हैं। इस प्रकार से आप समझे, ये हो गया 23.5 डिग्री पर जो होता है कर्क रेखा होता है उत्तरी गोलार्ध में, और 23.5 डिग्री पर दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा होता है। इक्वेटर तो 0 डिग्री पर होता ही है। और 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तर में ये आर्कटिक सर्कल यानी आर्कटिक वृत्त, और दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर ये अंटार्कटिक सर्कल यानी अंटार्कटिक वृत्त होता है। इस प्रकार से आप समझे, सन जो है उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर रहता है। इसमें ग्रीष्म ऋतु होती है, दिन बड़ा होता है, रात छोटा होता है। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में 23 दिसंबर को ग्रीष्म ऋतु होता है क्योंकि सूर्य इसके सामने रहता है और दिन बड़े होते हैं, रात्रि छोटे होते हैं। तो आप एक दूसरे से ही पता कर सकते हैं कि किस तारीख को किस गोलार्ध में दिन बड़ा होता है या छोटा होता है। इस प्रकार से जो कुछ आप समझे उसको थोड़ा याद रखने का प्रयास करेंगे।